तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम उस विशाल मशीनरी को डिकोड करने जा रहे हैं जो इस पूरे देश को चलाती है, यानी हमारा सरकारी बजट। देखिए, अपने घर का बजट बनाना एक बात है, लेकिन एक पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बैलेंस करना, वो एकदम अलग ही लेवल का खेल है। आज के सफर में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बड़े नजरिए से लेकर अकाउंटिंग की उन छोटी छोटी बारीकियों तक जाएंगे जो इस देश को चलाती हैं। हम देखेंगे कि सरकारी बजट आखिर है क्या, इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं, यह आर्थिक उथल-पुथल को कैसे संभालता है, 3 तरह के बजट कौन से होते हैं, और अंत में राजस्व बनाम पूंजीगत प्राप्तियों का पूरा गणित क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल से। सरकारी बजट आखिर है क्या? सच कहूं तो एक देश को मैनेज करने की शुरुआत ठीक उसी लॉजिक से होती है जिससे हम अपना घर चलाते हैं। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती हैं कि चीजें असल में कैसे काम करती हैं। जिस तरह से परिवारों को हर महीने स्कूल की फीस, राशन या बीमा का हिसाब रखना होता है, ठीक उसी तरह सरकार को भी यह अनुमान लगाना होता है कि टैक्स से कितना पैसा अंदर आएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर या लाइसेंसिंग जैसे कामों पर कितना खर्च होगा। बस फर्क इतना है कि महीने के अंत में पैसे कम पड़ने पर हम अपने घर में नोट नहीं छाप सकते, है ना? अगर हम इसकी एक सटीक परिभाषा देखें तो सरकारी बजट एक ऐसा सालाना स्टेटमेंट है जो आने वाले पैसों और खर्चों का हिसाब देता है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी शब्द है अनुमान, क्योंकि ये पूरी की पूरी प्लानिंग पहले से की जाती है। यूनियन बजट असल में भविष्य में होने वाली कमाई और खर्चों का एक बहुत ही सॉलिड और नपातुला अनुमान होता है। अब ये सारा अनुमान एक खास समय सीमा के लिए लगाया जाता है जिसे हम वित्तीय वर्ष कहते हैं। भारत में ये 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। इसी टाइमलाइन के अंदर सरकार की ये सारी आर्थिक योजनाएं काम करती हैं। अब क्या से आगे बढ़ते हैं और क्यों पर आते हैं? आखिर सरकार इस विशाल फाइनेंशियल प्लान के जरिए हासिल क्या करना चाहती है? देखिए, बजट सिर्फ जोड़ घटाव का खेल नहीं है। ये एक ऐसा शक्तिशाली टूल है जिससे पूरे समाज और अर्थव्यवस्था का ढांचा बदला जाता है। इसके मुख्य लक्ष्यों में शामिल हैं संसाधनों का सही बंटवारा, अमीरी गरीबी की खाई को कम करना, अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना और उसे बढ़ाना, हर राज्य का एक समान विकास करना और हाँ, रोजगार के नए मौके पैदा करना। संसाधनों के बंटवारे वाली बात को ही ले लीजिए। ये बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे सरकार कल्याण और कमाई के बीच बैलेंस बनाती है। एक तरफ शराब और तंबाकू जैसी चीजों पर भारी टैक्स लगाया जाता है जिससे लोग इसका इस्तेमाल कम करें और सरकार को मोटा मुनाफा भी हो, और दूसरी तरफ खादी जैसे लोकल प्रोडक्ट्स पर सब्सिडी दी जाती है ताकि आम लोगों का फायदा हो और सस्ती चीजें बाजार में मिल सकें। और आय की असमानता को कम करने का तरीका भी बड़ा ही सिस्टमैटिक है। इसमें सरकार प्रोग्रेसिव टैक्स का इस्तेमाल करती है, जिसका सीधा सा मतलब है कि जो ज्यादा कमाते हैं उनसे ज्यादा टैक्स लिया जाता है। फिर जो पैसा इकट्ठा होता है उसे गरीबों के कल्याण के लिए बनी योजनाओं में लगा दिया जाता है। मतलब ऊपर वाले हिस्से को थोड़ा सा नीचे खींचकर नीचे वाले हिस्से को ऊपर उठाया जाता है। अब इस बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि बजट कैसे आर्थिक अस्थिरता से निपटता है। आप इसे हमारी अर्थव्यवस्था के थर्मोस्टैट की तरह समझ सकते हैं। इस थर्मोस्टैट को समझने के लिए हमें इन 2 एक्सट्रीम स्थितियों को देखना होगा। एक है मुद्रास्फीति यानी महंगाई, जब मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा होता है और कीमतें आसमान छू रही होती हैं। और दूसरी है अपस्फीति यानी मंदी, जब ना तो मार्केट में पैसा होता है और ना ही चीजों की कोई खास डिमांड। सरकार को अपने बजट के जरिए ही इन दोनों बड़ी समस्याओं को कंट्रोल करना पड़ता है। और यहीं पर एंट्री होती है 3 प्रकार के बजट की। ये वो तरीके हैं जिनसे सरकार इस पूरे सिस्टम में संतुलन बनाती है। जब हालात नॉर्मल हों तो संतुलित बजट बनता है जहां कमाई और खर्च बराबर होते हैं। लेकिन जब महंगाई बहुत बढ़ जाती है तब सरकार सरप्लस यानी अधिशेष बजट लाती है। वो अपना खर्च कम कर देती है ताकि मार्केट की गर्मी थोड़ी शांत हो सके। इसके एकदम उलट जब मंदी होती है तो डेफिसिट यानी घाटे का बजट पेश किया जाता है। इसमें सरकार मार्केट में नया पैसा डालती है ताकि डिमांड फिर से बढ़ सके। अगर हम इसे असल दुनिया से जोड़ें तो भारत जैसे विकासशील देश जानबूझकर अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करते हैं, यानी वो डेफिसिट बजट पर काम करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि देश में बड़े बड़े पुल, सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकें और हमारी जीडीपी ग्रोथ की गाड़ी तेजी से भागती रहे। चलिए अब हम मैक्रो लेवल से थोड़ा माइक्रो लेवल की तरफ चलते हैं और सरकार के अकाउंटिंग के गणित को समझते हैं। राजस्व बनाम पूंजीगत प्राप्तियां। सरकार के पास जो पैसा आता है
उसे कैटेगराइज करने का एक बहुत ही बेसिक रूल है। यहां कैश को अपनी संपत्ति मत समझिएगा। बस इस बात पर ध्यान दीजिए कि जब सरकार को पैसा मिलता है तो या तो उसकी कोई देनदारी यानी लायबिलिटी बढ़ती है, जैसे कि लोन लेना, या फिर उसकी कोई संपत्ति यानी एसेट कम होती है, जैसे कुछ बेचना। इसे पहचानने का एक बहुत ही शानदार फॉर्मूला है। राजस्व प्राप्तियां यानी रेवेन्यू रिसीट्स में ना तो कोई लायबिलिटी बनती है और ना ही कोई एसेट कम होता है, नाइदर नॉर। वहीं दूसरी तरफ पूंजीगत प्राप्तियां यानी कैपिटल रिसीट्स में या तो लायबिलिटी बनती है या फिर एसेट कम होता है, आइदर और। ये सिंपल सा रूल पूरी पिक्चर क्लियर कर देता है। तो यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे याद कैसे रखा जाए। इसके लिए RR ट्रिक याद रखिए। रिवेन्यू का मतलब है रेकरिंग यानी बार बार होने वाला। सरकार को रिवेन्यू रिसीट्स लगातार मिलती रहती हैं, जबकि कैपिटल रिसीट्स कभी कभार होने वाली यानी नॉन रेकरिंग चीजें होती हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए सरकार ने अमेरिका से कोई लोन लिया, इससे तुरंत सरकार के सिर पर एक लायबिलिटी आ गई। या फिर श्रीलंका को दिया हुआ कोई पुराना लोन वापस मिल गया, इससे सरकार की एक एसेट कम हो गई। ये दोनों ही चीजें उस आइदर और वाले रूल में एकदम फिट बैठती हैं, इसलिए ये पूंजीगत प्राप्तियां हैं। और दूसरी तरफ देखिए, GST, इनकम टैक्स या फिर ड्राइविंग लाइसेंस और कंपनियों के रजिस्ट्रेशन की फीस, ये सब सरकार की रेगुलर कमाई के जरिए हैं। इनमें वो नाइदर नॉर वाला रूल लगता है। इन्हें लेने से न तो सरकार की कोई संपत्ति कम हो रही है और ना ही उन पर कोई उधार चढ़ रहा है। तो सरकारी वित्त का ये पूरा सिस्टम एक बहुत ही नाजुक बैलेंसिंग एक्ट है, और ये हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर भविष्य के विकास की नींव रखने के लिए आज जानबूझकर घाटे में जाना जरूरी है, तो आखिर वो लिमिट क्या है? वो कौन सा पॉइंट है जहां भविष्य का ये शानदार निर्माण हमारे आज के लिए एक बहुत भारी और ना चुकाने वाला कर्ज बन जाता है? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कॉमर्स 95 को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली क्लास की वीडियो यहां देखें। Study smart. Score 95+.